में पीएम केयर फंड के तहत भेजे गए वेंटिलेटर पर बवाल मच गया है। जो वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं या तो चल नहीं रहे हैं या उनमें बड़ी शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि यदि ये जल्दी ठीक नहीं हुए तो इन्हें जल्द वापस कर दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि नए वेंटिलेटर्स में तुरंत खराबी कैसे आ सकती है। इंडिया न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई। मुंबई से आपको हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में वेंटिलेटर दिए गए हैं, उसमें से महाराष्ट्र में 180 वेंटिलेटर दिया गया है, लेकिन वेंटिलेटर आखिरकार यूज नहीं हो पा रहा है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कहा है। और इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार साफ साफ यह कहा गया है कि वेंटिलेटर सही करने के लिए अगर नहीं व्यवस्था की गई और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोई और जवाब नहीं आया तो पूरे के पूरे वेंटिलेटर वह केंद्र सरकार को वापस कर देंगे। आखिरकार वेंटिलेटर चलता कैसे है, क्या होता है, इसके बारे में कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्यों आखिरकार धूल खा रहे हैं पूरे देश भर में, और महाराष्ट्र के 180 वेंटिलेटर में से कई सारे वेंटिलेटर जो लगाए गए अस्पतालों में वह नहीं सही चल पा रहे हैं। इसका जायजा लेने के लिए आज हम निकले हैं और इस वक्त आपको हम लाए हैं एक ऐसे अस्पताल में जो मुंबई के पास वसई इलाके में आईएसएस नाम से हॉस्पिटल है और एक बड़ा मल्टी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है और इस अस्पतालों में तमाम सुविधाएं हैं। और यहाँ पर हम जायजा लेने के लिए आए हैं कि इस अस्पताल का जो वेंटिलेटर है वह कैसे चलता है, उसको हम दिखाएंगे, आपको दर्शकों के लिए बताएंगे कि वेंटिलेटर किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन कौन यूज करता है। उन तमाम रिपोर्ट को आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार वेंटिलेटर के बारे में आप लोग जान जाएं, समझें कि वेंटिलेटर कैसे यूज किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का वेंटिलेटर कैसे होता है, कोविड पेशेंट को कौन सी वेंटिलेटर लगाना चाहिए। क्योंकि जानकारी लगातार मिल रही है कि वेंटिलेटर को जो कहीं जगहों पे प्रॉब्लम है, कई जगहों पे अगर ऐसी तकलीफें आ रही हैं कि जो चलाने के लिए ही टेक्नीशियन नहीं है, यानी तक के जो डॉक्टर होते हैं स्पेशली डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, जिसके वजह से ही वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वेंटिलेटर कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसमें डॉक्टर, दो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, वार्ड बॉय हैं, सभी लोग मौजूद होते हैं, तभी यह वेंटिलेटर चल सकता है। यानी आप अगर ये समझिए कि उस जगह वेंटिलेटर भेज दीजिए जहां पर कोई डॉक्टर ना हो, कोई नर्सेज ना हो, तो वेंटिलेटर चलाना जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काफी मुश्किल हो सकती है। मुश्किल मतलब चलेगा ही, मुश्किल मतलब मैं एक भाषा में कहूँ कि वेंटिलेटर अगर किसी को ला के दे दें और चलाए तो चलेगा नहीं। वेल क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमें भी ये वेंटिलेटर सीखने के लिए मतलब हमने 2 दिन में 4 दिन में सीख लिया, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर की सेटिंग सीखने के साथ साथ हमें पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को भी जज करना होता है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स की कमी है एंड नर्सेस की कमी है, मैनेजमेंट जिस तरह से हॉस्पिटल्स मैनेज करना चाहिए उतने अच्छे से मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नमेंट है करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लेवल तक जिस लेवल तक करना चाहिए, जितनी अच्छी फैसिलिटी देना चाहिए हमें, चाह कर भी हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बहुत बार जो वेंटिलेटर, फाल्टी वेंटिलेटर जो हैं, जो आ रहे हैं, जो उसके बारे में शिकायतें लगातार आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर वेंटिलेटर खराब है, मान लीजिए आपके पास सेट के इंजीनियर दे दिया, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ऑक्सीजन सही नहीं मिल पा रहा है उन पेशेंट को, क्या था इसके बारे में बता पाएंगे? जितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन देते हैं उस मात्रा में अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो कि ऑक्सीजन प्रॉपर 100% हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी पेशेंट सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, तो कुछ टेक्निकल एरर्स रहते हैं जो कि वेंटिलेटर अलार्म्स देता है, जो कि सेट करने के बाद में जो कुछ सेटिंग्स रहते हैं वो चेंज करने के बावजूद भी जब कभी वेंटिलेटर के वो अलार्म परसिस्टेंट चलते रहता है तो इस टाइम पे टेक्निकल एरर्स जो रहते हैं वो उसके लिए इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो कुछ एरर्स है वो मैनेज कर पाए। और वो बुलाने के बाद, क्यों डॉक्टर धर्मेंद्र, बुलाने के बाद वो इंजीनियर तुरंत पहुंचे भी आपके पास? यस, अगर वो जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचते हैं तो जो टेक्निकल इशू है वो सॉल्व हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली हम फिर पेशेंट को अच्छी से अच्छी बेहतर फैसिलिटीज दे सकते हैं। अगर जो पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि पीएम केयर फंड को लेकर जो बवाल मचा पड़ा है, क्या ऐसे वेंटिलेटर आपने देखे हैं? क्योंकि आप डॉक्टर के साथ हालांकि यहाँ पे हैं, सुना होगा, देखा होगा किस तरीके से वो फाल्टी वेंटिलेटर हर जगह मिल रहे हैं और कैसे तकलीफ होती है, कभी आपके नजर में आया हो? इस ईयर तो नहीं सर, बट लास्ट ईयर जब मैं स्टार हॉस्पिटल में काम कर रहा था उस वक्त वीवीसीएमसी के थ्रू कुछ वेंटिलेटर हमारे पास आए थे। इनिशियली वो इंस्टॉल भी हो गए, हमें बता दिया गया कि किस
तरह से इस वेंटिलेटर को ऑपरेट करना है। हमने वेंटिलेटर ऑपरेट किया। इनिशियली वेंटिलेटर ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन एक हफ्ता 2 हफ्ता जाने के बाद जो वेंटिलेटर थे उनमें कुछ ना कुछ इशू आने लगा। बहुत सारे वेंटिलेटर्स में तकलीफ ये हुई कि जितना अच्छा FiO2 डिलीवर होना चाहिए, ऑक्सीजन डिलीवर होना चाहिए मशीन के थ्रू, उतना अच्छा डिलीवर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए वो नहीं मेंटेन हो रहा था। और कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कि ड्यू टू वेंटिलेटर इशू कुछ पेशेंट को एम्फाइमा हो गया और कुछ पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स जो लंग्स में कुछ लीक हो जाता है, तो उस तरह की कंडीशन हमें देखने मिली। एंड इसके रिगार्डिंग हमने जो है हमारा जो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं वो क्या PM केयर फंड वाला वेंटिलेटर आया था? आई थिंक सो, क्योंकि वो VVCMC के थ्रू आया था, तो आई थिंक ये जो आप जो लाइव एग्जांपल बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें तकलीफ हुई थी, यानी ये कितना घातक हो सकता है, जो बता रहे हैं कि अगर वेंटिलेटर जो आप खुद अदा की आपने आंखों देखा है, तो कैसे कितना घातक हो सकता है पेशेंट के लिए? देखिए सर, अभी ये मशीन अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं पेशेंट को तकलीफ तो हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि जितना अच्छे से मशीन को पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उतने अच्छे से मशीन का पेशेंट को सपोर्ट न मिलने की वजह से पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हुई है। और कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से दोष सिर्फ मशीन का नहीं देना चाहूँगा। हमने कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो हमने देखा है ऑलमोस्ट जब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ या फिर जब से मैं कोविड पेशेंट हैंडल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमने 100 से भी ज़्यादा पेशेंट को इंटूबेट किया है। और पेशेंट्स को इंटूबेट करने के बाद भी अगर मशीन अच्छी है तो भी पेशेंट्स का आउटकम नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि यानी मशीन फॉल्टी है वो एक बड़ा मुद्दा नहीं होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिए। मेन मुद्दा है कि उसको चलाने के लिए आप जैसे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए तभी चल पाएगा वो। यस, एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, बट साथ ही साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पूरी तरह से गवर्नमेंट को ब्लेम हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गई है। गवर्नमेंट की ब्लेम की नहीं है, गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है बिल्कुल। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मशीन है, जो अगर कितना भी अगर थोड़ा बहुत फॉल्टी अगर है, मान लीजिए अगर अच्छा टेक्नीशियन यानी अच्छा डॉक्टर है तो उसको मैनेज कर सकता है कि चल ही नहीं पाता है? नहीं, अगर डॉक्टर अच्छे हैं, उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है और पेशेंट अगर इनिशियल स्टेज में है, पेशेंट को सही टाइम पे हमने डिसीजन ले लिया है कि इंटूबेट करना है एंड हमने इंटूबेट कर दिया है, पेशेंट की बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पेशेंट विद दैट वेंटिलेटर सपोर्ट, अगर वेंटिलेटर अच्छा है तो पेशेंट खराब है तो की बात कर रहा, खराब है तो सर दिक्कतें तो आती हैं। ये इसी नोट के साथ लग रहा है हमको, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे देखिए जो ट्रायल चल रहा है लंग से, यानी जो फेफड़े में आप देखिए कि इसी से जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक अच्छी कंपनी का, ड्रैगन कंपनी का ये हाई एंड वाला यहाँ पे वेंटिलेटर है जो कि काफी महंगा आता है। और यह वेंटिलेटर यानी साफ तौर पर कोविड पेशेंट के लिए यूज होता है और अलग पेशेंट के लिए यूज होता है। और यह साफ है कि अगर वेंटिलेटर अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट अच्छा होगा। जो PM केयर फंड से जो वेंटिलेटर आया है वह बहुत सारे फॉल्टी हैं, जो लगातार आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे तमाम रिपोर्ट बनाई जा रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में लेकर तनातनी आपस में मची हुई है और इसी बात को लेकर हर जगह रिपोर्ट बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के अकेले हम बात करें, महाराष्ट्र में 180 ऐसे वेंटिलेटर आए हैं, लेकिन सभी के सभी खराब हैं, ऐसी रिपोर्ट दी गई है। और साफ साफ कहा गया है कि इस बारे में उस कंपनी से, जिस कंपनी से वेंटिलेटर सप्लाई किए गए थे, वह वेंटिलेटर उन्हें जब मिले उन्हें लगातार बुलाया जाता है कि यहाँ पर आके वो फिटिंग करें। उन्होंने अब फिटिंग करने से मना कर दिया है। यानी कहीं न कहीं यह साफ है कि वेंटिलेटर जो एक पहले देश में कम थे, अब आए जरूर हैं 2000 करोड़ रुपए के देश में तमाम हिस्सों में, वह भी इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। जो समझ सकते हैं कि कैसे तमाम जगहों पर लगातार परेशानी बनी हुई है। आपने अब तक देखा कि कैसे वेंटिलेटर काम करता है, कैसे चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हम एक बड़े ISS हॉस्पिटल में हैं वसई के, और यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ICU बेड होता है, कैसे वेंटिलेटर चलाया जाता है। क्योंकि PM केयर फंड का मामले को लेकर लगातार तूल चल रहा है, लेकिन अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के माध्यम से कि किस तरीके से
जो इंक्यूबेशन होता है, यानी श्वास की नलिका में जो ट्यूब डाला जाता है, जो ट्यूब ये देख रहे हैं कि आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, यही ट्यूब होता है जो कि मुंह के जरिए श्वास की नलिका में डाला जाता है। और यही डालने का मेन मकसद होता कि यानी तब समझ लीजिए कि उस शख्स का वेंटिलेटर पर रख दिया गया है उन्हें, और वेंटिलेटर पे वह आ चुके हैं। कैसे ये लगाया जाता है, कैसे प्रक्रिया होती है, धर्मेंद्र जी बताएंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र जी बताइए, एक वेंटिलेटर की एक सबसे अहम प्रक्रिया होती है। देखिए, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने वाला है, दैट मीन्स पेशेंट की कंडीशन तो अच्छी नहीं है, एंड प्रायर वेंटिलेटर सपोर्ट हमें जो है पेशेंट को इंटूबेट करना होता है। इंटूबेट करने के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें हमारे पास पेजेस पड़े हुए हैं, वो आप दिखा सकते हैं। किस तरह से पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास ये एक लेरिंगोस्कोप है। इस लेरिंगोस्कोप की सहायता से हम पेशेंट की ट्रकिया में जो श्वास नलिका होती है वहाँ तक जाते हैं, उसकी ओपनिंग तक जाते हैं, और जैसे ही हमें श्वास नलिका की ओपनिंग मिलती है, श्वास नलिका की ओपनिंग मिलते ही हमें उसके श्वास नलिका में एक ट्यूब इंसर्ट करना होता है, जिसे हम इंडोट्रकियल ट्यूब बोलते हैं। इंडोट्रकियल ट्यूब जो है के काफ़ी नंबर्स होते हैं। यंग एडल्ट्स में 7 से 8.5 तक के जो इंडोट्रकियल ट्यूब होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। एक बार हमें श्वास नलिका लेरिंगोस्कोप की सहायता से दिख जाती है, उसके बाद ये ट्यूब जो है उस श्वास नलिका में इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो आप एक बॉल देख रहे हैं उसके थ्रू हमें जो है इस बॉल की जो ओपनिंग है वहाँ से 10 सीसी जो एयर है वो इन्फ्लेट करनी होती है। इन्फ्लेट करने के बाद इस अम्बू बैग की सहायता से पेशेंट को हमें श्वास देनी होती है। यहाँ पर पीछे की तरफ हम ऑक्सीजन अटैच करते हैं एंड पेशेंट को श्वास देते हैं। उसके बाद जो हमारा वेंटिलेटर होता है, उस वेंटिलेटर पे पेशेंट के बॉडी मास के हिसाब से सारी चीज़ें सेट होने के बाद पेशेंट को इस अम्बू बैग की जो सहायता है इससे रिमूव कर दिया जाता है एंड पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पे ले लिया जाता है। पहले जो ये प्रक्रिया जो वेंटिलेटर पे जाने के लिए प्रक्रिया काफी अहम होती है, यानी श्वास की नलिका में या नली डालना काफी महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि जो जानकारी हमारे पास जो मुझे है, एक श्वास की नलिका और ठीक उसके बगल में खाने वाली जो होती है नलिका, अगर कहीं गड़बड़ी दोनों में चला गया तो अगर उसमें डॉक्टर जानकार नहीं है तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। दो ही नलिकाएं होती है, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पीसफुली हमें ये प्रोसीजर करना होता है। नलिकाएं तो दो ही होती है, एक खाने की और एक श्वास नलिका। श्वास नलिका जो हमारी होती है वो एंटीरियर साइड में होती है, एंड जो हमारा इसोफेगस होता है, जो खाने की नली होती है, वो पोस्टीरियर साइड में होती है। इसलिए जो ट्यूब है, जो श्वास नलिका का ट्यूब है, जो ईटी ट्यूब है, वो प्रॉपर जगह पर जाए, इसलिए प्रॉपरली हमें इस लेरिंगोस्कोप का यूज करना होता है। बिल्कुल। जब तक आप नहीं करते तब तक कि इसके लिए डॉक्टर एक्सपर्ट ना हो, ये काम डॉक्टर ही करता है कि नर्स भी करना चाहिए? ये काम डॉक्टर को ही करना होता है। जो वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया होता है, उन्हीं को ये प्रोसीजर